प्रशांत खेल रहा है, इस वाक्य में हमें कारक की पहचान करनी है। ठीक, तो यहाँ पर हमने आपको सिंपली एक ही बात बताई थी कि जब कभी भी आपको किसी भी कारक की पहचान करनी है तो सदैव आप एक ही बात याद रखोगे, जिस कारक चिन्ह का संबंध जिस शब्द के साथ होता है वही उस वाक्य में कारक कहलाता है। ठीक, दूसरी बात हमने बताई थी, जब कभी भी आपको किसी भी वाक्य में यदि कोई कारक चिन्ह नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, क्रिया का संबंध किस शब्द के साथ है, क्रिया का संबंध किस शब्द के साथ है वही आपका कारक कहलाएगा। हमने आपको सिर्फ इतना ही बताया था। अब आप यहाँ पर देखेंगे प्रशांत खेल रहा है, ये खेल रहा है, ये सभी क्या हैं, वर्ब हैं यानी कि क्रियाएं हैं। अब यहाँ पर इसकी बात की जाए तो ये आपका कर्ता है जो कि कार्य को कर रहा है। क्रिया का संबंध किसके साथ है, तो कर्ता के साथ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कर्ता कारक। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे प्रशांत मैदान में खेल रहा है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस को देखिए। अब यहाँ पर प्रशांत खेल रहा है और प्रशांत मैदान में खेल रहा है, तो यहाँ पर आप नहीं बोलोगे कि यहाँ पर कर्ता कारक है, बिल्कुल बोलोगे कि यहाँ पर कर्ता कारक है, लेकिन आप कर्ता कारक पुट क्यों नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि कर्ता कारक पहले नंबर पर आता है, सबसे फर्स्ट नंबर पर कर्ता कारक ही आता है और उसके बाद ही बाकी के सारे आते हैं। लेकिन यहाँ पर आप क्या करोगे, प्रशांत मैदान में खेल रहा है, और हमने आपको हमेशा ही बताया है कि इन, एट, ऑन, ये प्रपोजिशन आपको जहाँ कहीं भी दिखती हैं वहाँ पर क्या होता है आपका, क्या होता है आपका अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक जो होता है वही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें कर्ता फर्स्ट नंबर पर आता है और अधिकरण जो होता है कर्ता के बाद आता है, इसीलिए हमें अधिकरण ही पुट करना होगा। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, हिमगिरी के हिम से, इस वाक्य में हमें कारक की पहचान करनी है। तो सबसे पहला दिया हुआ है आपका अधिकरण, दूसरा दिया हुआ है आपका संबंध, तीसरा दिया हुआ है आपका अपादान और चौथा दिया हुआ है संप्रदान। बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है, सिर्फ छोटी सी बात ही हमें समझनी है। वो छोटी सी बात क्या है, हिमगिरी के हिम से, हिमगिरी के हिम यानी कि हिम किसका है, हिमगिरी का है, हिम किसका है, हिमगिरी का है, और इनका संबंध बताने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, के शब्द, के कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो के कारक चिन्ह जो है वो हिम और हिमगिरी इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है, और जहाँ कहीं भी हमें संबंध दिखता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, संबंध कारक। अब इसके बाद बेर की झाड़ी से बूंद मेरे हाथ पर गिरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा आपको यहाँ से, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है आपका अपादान, दूसरा दिया हुआ है आपका कर्ता, तीसरा दिया हुआ है संप्रदान और चौथा दिया हुआ है यहाँ पर करण। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, बेर की झाड़ी से, ठीक, बेर की झाड़ी, यहाँ पर देखोगे तो बेर की झाड़ी दिख रहा है, तो यहाँ पर एक क्या हुआ आपका संबंध, ठीक, संबंध। दूसरा देखिए, बेर की झाड़ी से बूंद मेरे हाथ पर गिरी, यानी कि बूंद जो थी वो बेर की झाड़ी से क्या हो गया, अलग हो गई, क्या हो गई, अलग हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एक हो गया आपका अपादान, अपादान। ठीक, अब इसके बाद मेरे हाथ पर गिरी, और हमने आपको हमेशा ही बोला है जहाँ कहीं भी इन, एट, ऑन ये प्रपोजिशन फिट हो जाती हैं वहाँ पर 100% क्या होता है आपका अधिकरण कारक होता है। तो एक हो गया यहाँ पर अधिकरण। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक इसी वाक्य के अंदर यहाँ पर एक संबंध कारक भी है, अपादान भी है, अधिकरण भी है। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो संबंध है, संबंध, इसका संबंध यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। अपादान की बात करें तो अपादान है, तो अपादान यहाँ पर है, ठीक। अधिकरण की बात करें तो अधिकरण यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर यदि इस वाक्य में यदि हम बात करते तो यहाँ पर हम किसे पुट करते, तो यहाँ पर सबसे लास्ट में जो आने वाला होता उसे पुट करते, लेकिन यहाँ पर हम लास्ट में आने वाला बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमें कारक चिन्ह, कोई भी कारक नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिया हुआ है, अपादान दिया हुआ है, अपादान ही दिया हुआ है अलग करने का भाव देने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, अपादान पर ही टिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको अच्छी चीज़ सीखने को मिली होगी। हम ऐसा करते हैं
कि लास्ट वाला ही लेते हैं, तो क्यों लेते हैं? इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो होते हैं, जो कि एग्जाम को बनाते हैं, वो ऐसे ही एग्जाम नहीं बना देते, कुछ सोच समझ कर एग्जाम बनाते। जो भी प्रश्न आपका बनाया जाता है उस पर काफ़ी बार रिसर्च किया जाता है, जब जाकर एक प्रश्न आपका बनकर तैयार होता है। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर है, मेढक को पत्थर से मत मारो। पत्थर, यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, सिर्फ और सिर्फ पत्थर का कारक पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा ही क्या करना है, मेढक ये है, यहाँ पर ये आपका पत्थर है। ठीक, अब पत्थर को देखोगे तो पत्थर से, पत्थर से। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, जब कोई क्रिया की जा रही है और उस क्रिया के करने के लिए किसी साधन का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि मेढक जो है, मेढक को मारा जा रहा है, लेकिन मारा तो जा रहा है, लेकिन किस साधन के द्वारा? तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि पत्थर के द्वारा। तो पत्थर के द्वारा जब उसे मारा जा रहा है तो एक साधन का प्रयोग किया जा रहा है, और साधन का प्रयोग जहाँ कहीं भी होता है तो वहाँ पर क्या होता है आपका करण कारक। ठीक, तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर दिया हुआ है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, इसमें हमें कारक की पहचान करनी है। ठीक, तो हमने आपको हमेशा ही एक बात बोली है, हमने आपको क्या बोला कि जहाँ कहीं भी इन, एट, ऑन, ये प्रपोजिशन आपको जहाँ कहीं भी फिट होती हैं, जिस वाक्य में भी फिट होती हैं, वहाँ पर 100% अधिकरण कारक होता है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, अधिकरण कारक। ठीक, अब इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, इसमें हमें कारक की पहचान करनी है। तो अधिकतर लोग इसकी पहचान कर चुके होंगे। सबसे पहला है आपका यहाँ पर कर्ता, दूसरा है आपका यहाँ पर संप्रदान, तीसरा है आपका अपादान, और चौथा है अधिकरण। ठीक, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका अपादान। क्यों? क्योंकि जब कभी भी किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का, किसी भी प्रकार से अलग होने का भाव होता है, वहाँ पर सदैव अपादान होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, यहाँ पर हमें कारक की पहचान करनी है। तो सबसे पहला दिया हुआ है आपका अपादान, दूसरा दिया हुआ है आपका संप्रदान, तीसरा दिया हुआ है आपका कर्म, और चौथा दिया हुआ है करण। अब यहाँ पर बच्चे जो हैं वो एक क्रिया कर रहे हैं। वो क्या क्रिया कर रहे हैं कि पाठशाला जा रहे हैं, जाने की एक क्रिया कर रहे हैं। ठीक, अब जब कभी भी कोई भी क्रिया की जाती है और उस क्रिया के करने के लिए या तो कोई कारण हो, या फिर उस क्रिया के करने के साथ ही साथ उसका एक साधन हो, यानी कि उस क्रिया को करने के लिए हमारे पास एक साधन हो, तब वहाँ पर हमेशा ही क्या होता है आपका करण कारक होता है। यहाँ पर आप देखोगे कि बच्चे जा रहे हैं, लेकिन किससे जा रहे हैं? बस के द्वारा जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं। और जब कभी इस प्रकार से साधन दिख जाता है किसी क्रिया को करने के लिए, तो हमेशा ही हम क्या बोलते हैं, करण कारक। ठीक, इसका नेक्स्ट प्रश्न है, चूहा बिल से बाहर निकला। अब हमें इसमें कारक की पहचान करनी है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है। यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहला संप्रदान, दूसरा दिया हुआ है आपका अपादान, तीसरा दिया हुआ है आपका करण, और चौथा दिया हुआ है संबंध। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे चूहा जो है वो बिल से बाहर निकला, चूहा जो है वो बिल से बाहर निकल गया है। अब चूहा बिल से बाहर निकल गया है या निकल रहा है, यहाँ पर आप हमेशा ही याद रखोगे, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से किसी भी प्रकार से अलग हो रही हो। अब यहाँ पर आप देखोगे, एक है यहाँ पर बिल है और एक है आपका बाहरी हिस्सा। अब यहाँ पर चूहा जो है वो बिल से निकलकर बाहरी हिस्सा में जा रहा है, यानी कि एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रहा है। जब एक स्थान को छोड़ रहा है दूसरे स्थान को जा रहा है, तो वहाँ पर क्या हो गया, अलग होने का भाव। और जहाँ कहीं भी अलग होने का भाव होगा, वहाँ पर आपका क्या होता है, अपादान होता है। ठीक, अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है, वह मुझसे अलग रहता है, इसमें हमें कारक की पहचान करनी है। अब यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है आपका संप्रदान, दूसरा दिया हुआ है अपादान, तीसरा दिया हुआ है करण, और चौथा दिया हुआ है अधिकरण। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, वह मुझसे अलग रहता है, यानी कि एक हो गया मुझ और एक हो गया वह। जब वह अलग अलग रह रहे हैं, यानी कि जब वह अलग अलग रह रहे हैं, तो सीधा सीधा ही उसने बोला है कि अलग होने का सीधा सीधा यहाँ पर भाव है। जब दो लोगों के अलग होने का भाव जहाँ कहीं भी आपको दिखता है, तो अलग होने के भाव के लिए हम हमेशा ही क्या लगाते हैं,
अपादान लगाते हैं। ठीक, तो अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है सीमा कुत्ते से डरती है, और इस वाक्य में हमें कारक की पहचान करनी है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है आपका अपादान, दूसरा दिया हुआ है करण, तीसरा दिया हुआ है कर्म और चौथा दिया हुआ है संबोधन। ठीक, तो यहाँ पर हमने आपको पहले ही बोला है, जब कभी भी कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग हो रहा हो, किसी भी प्रकार से अलग हो रहा हो, या फिर जिस वाक्य में कभी भी किसी भी प्रकार से अलग होने का भाव होगा, वहाँ पर सदैव क्या होगा, आपका अपादान कारक होगा। अब यहाँ पर सीमा कुत्ते से डरती है। अब जब सीमा कुत्ते से डरती है तो सीमा कुत्ते के पास नहीं जाएगी, वह सदैव कुत्ते से क्या रहेगी, दूर रहेगी। तो वहाँ पर क्या हुआ, अलग होने का भाव हुआ। किस किस के बीच में, एक कुत्ते और एक सीमा के बीच में। ये दोनों सदैव क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, और किसकी ओर से, सीमा की ओर से। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अपादान कारक। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है ए राकेश यहाँ आओ। यहाँ पर हमें कारक की पहचान करनी है। तो सबसे पहला है आपका अधिकरण, दूसरा है आपका संबोधन, तीसरा है आपका कर्ता और चौथा है आपका करण कारक। अब यहाँ पर हमें अच्छे से पता है, जब कभी भी ये चिन्ह आपको दिख जाता है, जब कभी भी आपको ये चिन्ह दिख जाता है, तो आप सदैव ही क्या करते हो, संबोधन लगा देते हो। क्यों लगा देते हो, जब कभी भी हर्ष, करुणा, भय, क्रोध, इस प्रकार से संवेग वगैरह जब कभी भी आपको दिखते हैं, वहाँ पर सदैव क्या होता है, संबोधन होता है। ये सदैव ही हमारा किसके लिए होता है, संवेगों के लिए होता है। ठीक, अब यहाँ पर कुर्सी पर मास्टर साहब बैठे हैं। अब कुर्सी शब्द जो है, इसके अंदर हमें कारक बताना है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इन, एट, ऑन, ये प्रपोजिशन जहाँ कहीं भी फिट होती हैं, जिस वाक्य में फिट हो जाती हैं, वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुर्सी जो है, कुर्सी के विषय में बात की जा रही है, और यहाँ पर कारक क्या होगा, कारक चिन्ह क्या होगा, तो कारक चिन्ह आपका ये होगा। ध्यान से समझ लीजिए, ये आपका कारक होगा और ये आपका कारक चिन्ह होगा। अब कुर्सी पर, इसका संबंध किसके साथ है, कुर्सी के साथ है। कुर्सी पर हमने आपको हमेशा एक ही बात बोली है, जब कभी भी आपको कारक की पहचान करनी हो तो आपको हमेशा ही क्या करना है, जिस शब्द का कारक से संबंध हो, जिस शब्द का क्रिया से संबंध हो, वह आपका कारक कहलाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे, कारक चिन्ह का संबंध किसके साथ है, कुर्सी के साथ है। अब कुर्सी जो है, इस शब्द की प्रकृति क्या है, तो कुर्सी यहाँ पर हमेशा ही क्या कहलाएगी, यहाँ पर कर्म कहलाएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट कहलाएगी। अब यहाँ पर आप हमेशा याद रखोगे कि यहाँ पर आप देखोगे तो कर्म कारक नहीं दिखेगा, और वैसे भी हम यहाँ पर अगर यहाँ पर कर्म कारक दिखता भी तो भी हम कर्म कारक नहीं लगा सकते थे। यहाँ पर 100% आपका कर्म कारक है, लेकिन आप कर्म कारक नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, हमने आपको एक तरीका अच्छे से बता रखा है पहले ही थ्योरी वाली क्लास में। जैसे कि पहले नंबर पर आता है आपका कर्ता, दूसरे नंबर पर कर्म, तीसरे नंबर पर करण, चौथे नंबर पर संप्रदान। तो इसी प्रकार से आपके लाइन से चलते हैं, और आप हमेशा इसी लाइन से ही पढ़ते हो। आप किसी भी बुक में उठाकर देख लीजिए, या कोई भी टीचर आपको पढ़ाए, तो इस लाइन से कभी भी यह ऊपर या नीचे कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका एक मुख्य कारण होता है। कारण क्या होता है, जब कभी भी मान के चलिए आपके किसी वाक्य में कर्ता, कर्म और करण, ये तीनों कारक एक साथ दिए हुए हैं, और आप हमेशा ही क्या करते हो, करण कारक को पुट कर देते हो। ऐसा क्यों करते हो, यहाँ पर पहले पर कर्ता, दूसरे पर कर्म और तीसरे पर करण है, इसीलिए लास्ट में आने वाले को ही हमेशा पुट किया जाता है। अब मान के चलिए आपके में पहले किसी भी वाक्य में कर्ता आ जाए, कर्म आ जाए और संप्रदान आ जाए, तो आप हमेशा ही संप्रदान को पुट करोगे। क्यों, क्योंकि संप्रदान बाद में आता है। हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर इस लाइन में जो भी बाद में आता है वही हमें पुट करना होता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कुर्सी जो है, ये एक कर्म है। क्या है, कर्म। ये शब्द एक कर्म प्रकृति रखता है, लेकिन अब हम इसमें कभी भी कर्म नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पर यदि इस प्रकार से होता कि दो ऑप्शन एक साथ दिए जाते, जैसे कि यहाँ पर बोल दिया जाता कि ए ऑप्शन है संबंध और करण, बी ऑप्शन है आपका कर्म और अधिकरण, तो आपको हमेशा ही कर्म और अधिकरण दोनों पर ही टिक करना होता। 100% वही आंसर आपको टिक करना होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कर्म कारक भी है और यहाँ पर अधिकरण कारक भी है।
हमेशा याद रखिए इस बात को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका कर्म नहीं दिया हुआ है तो हम सिर्फ किसे टिक करेंगे, अधिकरण को करेंगे। क्यों? क्योंकि अधिकरण बाद में आता है, कर्म पहले आता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है राजा सेवक को कंबल देता है। इसमें हमें कारक की पहचान करनी है। अब हमने आपको एक ही बात बताई थी, जब कभी भी आपको संप्रदान की बात आए तो आप हमेशा ही एक ही बात याद रखिए, जब कोई क्रिया पूर्ण रूप से किसी के लिए की जाएगी तभी वहाँ पर संप्रदान होगा। यदि कोई क्रिया पूर्ण रूप से किसी के लिए नहीं की जाएगी तो वहाँ पर संप्रदान नहीं होगा। अब कैसे हैं? तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखिए, जैसे कि हम बोलें राजा, जैसे कि राजा को छोड़िए, हम बोलते हैं कि मोहन भिखारी को कपड़े देता है, और एक वाक्य बोले हम कि मोहन धोबी को कपड़े देता है। अब यहाँ पर मोहन देने का कार्य कर रहा है, किसी के लिए क्रिया कर रहा है। यहाँ पर देखिए मोहन भिखारी को भी कपड़े दे रहा है, तो एक क्रिया दूसरे के लिए कर रहा है, और यहाँ पर मोहन धोबी को कपड़े दे रहा है तो अभी भी दूसरे के लिए क्रिया कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप हमेशा ही याद रखोगे, जब मोहन धोबी को कपड़े दे रहा है तो वह उसके यूज करने के लिए नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से जो क्रिया है वह दूसरे के लिए नहीं की जा रही है। मोहन जो है वो धोबी को कपड़े दे रहा है तो धोबी उन्हें धोने के बाद उन्हें वापस कर देगा। लेकिन यहाँ पर बोला जाए कि मोहन भिखारी को कपड़े देता है, तो वह भिखारी को एक बार कपड़े दे देगा तो उन्हें वापस नहीं लेगा। तो यहाँ पर यह क्रिया जो होगी वह पूर्ण रूप से दूसरे के लिए की जा रही है। जहाँ कहीं भी क्रिया पूर्ण रूप से दूसरे के लिए की जाएगी वहीं पर सिर्फ संप्रदान कारक होगा। राजा सेवक को कंबल देता है, अब राजा ने सेवक को कंबल दे दिया तो क्या वह वापस लेगा? नहीं लेगा। तो वहाँ पर क्या होगा आपका संप्रदान कारक, याद रखिए। इसके बाद है राम की गाय चरती है। इस वाक्य में हमें कारक की पहचान करनी है। तो यहाँ पर राम की गाय, यहाँ पर सीधा सीधा ही ये की जो कारक चिन्ह है इसके द्वारा राम और गाय इन दोनों के बीच में संबंध बताया जा रहा है। और जहाँ कहीं भी संबंध बताया जा रहा है होता है तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं? संबंध कारक।